हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास से हम लोग एक नए सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है आपका कंप्लीट फिजिक्स सीरीज़। पहले हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। उसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट वगैरह जो भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक हैं सबको देखने वाले हैं। अब ज़रा देखिए, इसका पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ कि किस पैटर्न के थ्रू हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे लेवल वाइज, यानी कि ये है आपका बेसिक लेवल का। लेवल फर्स्ट जो है ये हर एक चैप्टर में आपका 2 लेवल होंगे। फर्स्ट लेवल जो है ये कहता है आपका बेसिक लेवल के बारे में। इससे हायर लेवल की जो चीज़ें हैं हर एक चैप्टर में, जैसे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, कुछ डीप कॉन्सेप्ट वाले चीज़ें हैं, है ना, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं लेवल 2 के अंदर। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट आते हैं आपके साइंस के अंदर सबको देखेंगे। अब ज़रा देखिए, ये सारे चैप्टर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तो आप उसके लिए क्या करोगे, इस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और कमेंट में भी दे दिया हूँ। वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लेना और इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको पीडीएफ वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इस चैप्टर का नाम है, आज का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को देखते हैं। पहले चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे फिजिक्स में आप पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे या फिर मेजरमेंट पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये सब क्या है कि इन्हीं सातों से मिल करके जो नए नए क्वांटिटीज़ बनते हैं उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। क्लियर। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल 7 होते हैं आपके, और इन्हीं के एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है, 2 होता है, एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखते हैं सबको। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने कितने प्रकार के होते हैं आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने हैं, तो उसके नंबर 7 है। और सप्लीमेंट्री के बारे में पूछा जाए तो वो 2 हैं, है ना, जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, और 7 यहाँ पर। अब जरा देखिए कौन कौन है। लेंथ है जिसका यूनिट है आपका मीटर, इसका सिंबल होता है एम। मास है इसका किलोग्राम है, इसका यूनिट का जो सिंबल है केजी है। टाइम है, फिर यहाँ पर टी है ना, टाइम मतलब इसका जो यूनिट है सेकंड है, इसका सिंबल है एस। फिर है आपका इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर कहते हैं, इसका यूनिट को, है ना, कैपिटल ए है यहाँ पर। फिर टेम्परेचर है यहाँ पर केल्विन है, फिर इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला, है ना, इसको कैंडल से भी याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, ल्यूमिनस का अर्थ ही होता है आपका एकदम प्रकाशमय, है ना, पूरा जो चकाचौंध करने वाली चीज़ें होते हैं जैसे लाइट वगैरह, उससे रिलेटेड। तो किसी लाइट का कितना इंटेंसिटी है उसको कैंडेला से मेजर करते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट होता है आपका कैंडेला जिसको डिनोट करते हैं सीडी से। फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से करते हैं ना। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे 11th-12th में तो वहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा है ना। तो इसको मोल से मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है मोल, इसका सिंबल होता है MOL, मोल, है ना। फिर यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन, देख रहे हो, RAD, रेडियन। फिर होता है सॉलिड एंगल, इसका होता है ST, रेडियन, और यहाँ पर SR से इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट आता है। देखो कई लोग कहते हैं, मतलब नियम है ऐसा नियम है कि किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करते हैं, बशर्ते वहाँ पर एक केस होता है कि वही यूनिट के सिंबल कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं जिसका नाम किसी साइंटिस्ट के बेस्ट पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो एम्पियर और केल्विन, ये दोनों नाम साइंटिस्ट के नाम पर हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल से डिनोट किया गया है। अदरवाइज किसी भी यूनिट को हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, उसके यूनिट को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है याद रखने वाली चीज़ें देख लो। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर प्रीफिक्सेस पढ़ते हैं हम लोग, ये सब प्रीफिक्स है ना, एक्सा, है ना, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, ये सारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। मतलब 10⁻⁴ कितना होता है, 10⁻⁴ जितना होता है उसका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो देखते हैं हम लोग किसको क्या कहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो डेका है, यहाँ पर क्या है, ये है आपका डेका, है ना, डेका यानी कि 10 को ही डेका कहते हैं।
अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, कई लोग क्या सोचते हैं कि मान लो यहाँ पर 10⁻9 है, तो इसका मतलब समझते हैं कि 10 के बाद 9 जीरो, ऐसा नहीं, ये गलती मत करना। 10 के बाद 9 जीरो नहीं, 10⁻9 का मतलब है कि 1 के बाद 9 जीरो, है ना, 1 के बाद 9 जीरो। अगर 10⁻⁴ यहाँ पर 6 है तो 1 के बाद 6 जीरो देना है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को नहीं भूलना है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसको क्या कहते हैं। देखो, डेका का मतलब 10 हो गया आपका, हेक्टो का मतलब 10⁻2 हो गया, किलो का मतलब 10⁻3 हो गया, मेगा का मतलब 10⁻6 हो गया, गीगा का मतलब 10⁻9 हो गया, टेरा का मतलब 10⁻12 हो गया, पेटा का मतलब 10⁻15 हो गया, और एक्सा का मतलब 10⁻18 हो गया। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसको लोग भूल जाते हैं अक्सर कि मिलियन का मतलब कितना जीरो होता है भाई। तो 1 के बाद 6 जीरो जब होता है तब उसको मिलियन कहते हैं, जिसको 10 लाख भी कहा जाता है ना। तो मेगा कह लो या फिर 10⁻6 कह लो, इसी को हम लोग मिलियन कहते हैं। गीगा कह लो, 10⁻9 कह लो, इसको ही हम लोग बिलियन कहते हैं। टेरा कह लो, 10⁻12 कह लो, इसको ही हम लोग ट्रिलियन कहते हैं। मोदी जी कहते रहते हैं ना कि 5 ट्रिलियन का हम लोग इकोनॉमी बनाने वाले हैं, ऐसे कहते हैं। तो ट्रिलियन को ध्यान में रखना, ट्रिलियन का मतलब होता है 1 के बाद 12 जीरो, मतलब 10 का पावर 12 यानी टेरा, है ना। तो टेरा का मतलब 10⁻12 और इसी को कहते हैं ट्रिलियन। इसको याद रख सकते हो, सिंपल सी बात है। देखो 10⁻12 को हम लोग टी से लिखते हैं, टेरा भी टी से है, ट्रिलियन भी टी से, तो ध्यान में रखोगे। फिर यहाँ पर पेटा है, पेटा का मतलब हो गया 10⁻15 यानी कि इसको कहते हैं क्वाड्रिलियन। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलियन। एक्सा है, एक्सा का मतलब क्या होता है? 10⁻18 और इसको कहते हैं क्विंटिलियन। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे 10⁻18 को क्विंटिलियन, 10⁻15 को क्वाड्रिलियन, 10⁻12 को ट्रिलियन, 10⁻9 को बिलियन और 10⁻6 को मिलियन। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए देखते हैं, मतलब ये सब प्रीफिक्स है, ध्यान देना, ये सारे प्रीफिक्स हैं। ठीक है, इसके साथ मीटर लगाओगे तो जैसे कि मान लो यहाँ पर गीगा है, तो गीगा के साथ मीटर लगाओगे तो गीगा मीटर हो जाएगा। वहाँ पर लीटर लगाओगे तो लीटर हो जाएगा, है ना। कुछ भी लगाओगे उसके आगे, तो ये सारे प्रीफिक्स कहलाते हैं, मतलब पहले लगने वाली चीज़ है ये सब। अब जरा देखिए इसका मैं महत्व आपको समझाता हूँ, कुछ देर में देखना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 10⁻⁻1 है, अगर +1 है तो डेका और -1 है तो डेसी। देख पा रहे हो? देख लो एक साथ दोनों को। अगर 10⁻1 है तो इसको डेका कहते हैं, और 10⁻−1 है तो इसको डेसी कहते हैं। फिर है 10⁻−2 तो इसको सेंटी कहेंगे, 10⁻−3 तो इसको मिली कहेंगे, 10⁻6 तो इसको माइक्रो कहेंगे। फिर है 10⁻9 तो इसको नैनो कहते हैं। फिर है 10⁻−12 तो इसको पिको कहते हैं, 10⁻−15 फेम्टो और 10⁻−18 इसको एटो। और फिर वही चीज़ें हैं यहाँ पर th करके है, 1/10, 1/100, है ना, 1,000th, इस तरीके से है। तो देखो, अच्छा इसका मतलब कई लोग नहीं समझते होंगे, मैं बता देता हूँ कि 10⁻, मान लो -6 है, क्या है यहाँ पर? 10⁻6, इसका मतलब होता है 1/10⁶। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब जरा देखो क्या महत्व मैं समझाने वाला था आपको। यहाँ पर कन्फ्यूजन देखो कहाँ क्रिएट होता है, वो मुझे बताना था बेसिकली। देखो यहाँ पर है माइक्रो, यहाँ पर है माइक्रो जिसका मतलब होता है 10⁻6, और यहाँ पर है फेम्टो जिसका मतलब होता है 10⁻−15। लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोन का क्या मतलब होता है। क्या माइक्रोन का क्या मतलब होता है? यहाँ तो सिर्फ माइक्रो है, लेकिन माइक्रोन का क्या मतलब है? तो मान लो कि माइक्रोन के बाद अगर हम एक वर्ड रखते हैं मीटर, तो ये हो जाता है माइक्रोमीटर, या फिर रखेंगे लीटर तो माइक्रो लीटर, या फिर और भी कोई क्वांटिटी रखेंगे उसके बाद तो वैसा ही पढ़ा जाएगा, है ना। लेकिन माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर, यानी कि ये मीटर को दर्शाता है, और किसके साथ? माइक्रो के साथ। माइक्रो का सिंबल होता है आपका म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं ना, ये जो सिंबल दे रखा है यहाँ पर माइक्रो के साथ, इसको म्यू कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि माइक्रोन से कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये माइक्रो ही है, ये माइक्रो नहीं है। माइक्रोन के साथ जो एन आया है इसका मतलब है कि ये माइक्रोमीटर को बता रहा है ना, तो ये माइक्रोमीटर है।
ध्यान में रखना। दूसरा चीज़, फेम्टो के साथ एक कन्फ्यूजन आता है। एक वर्ड होता है फर्मी, एक वर्ड होता है क्या, फर्मी, यानी कि खास करके इसके रिलेटेड जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि एटम के जो डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, तो वो हम लोग मेजर करते हैं फेम्टो में, यानी कि 10⁻⁻15 में। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको फर्मी में मेजर किया जाता है। तो फर्मी का अर्थ होता है 10⁻15 मीटर या फिर फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर कह लो या फिर 10⁻15 मीटर कह लो, वो फर्मी कहलाता है। तो माइक्रोन और फर्मी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मीटर के लिए आता है ना। दो बातें मैं समझाया यहाँ पर। देखो, माइक्रो किसी भी क्वांटिटी के साथ आप लगा सकते हो, जैसे मीटर के साथ लगा लो तो वो हो जाएगा माइक्रोमीटर, लीटर के साथ लगा लो तो माइक्रो लीटर, है ना। फिर है फेम्टो के साथ, तो फेम्टो के साथ भी सिमिलरली हम लोग वैसे ही कह सकते हैं, फेम्टोमीटर और फिर फेम्टो लीटर। लेकिन माइक्रोन का मतलब होता है सिर्फ मीटर से रिलेटेड, फर्मी का मतलब होता है सिर्फ मीटर से रिलेटेड, यानी लेंथ को मेजर करने वाला ये सब यूनिट है माइक्रोन और फर्मी। क्लियर यहाँ तक? तो ध्यान में रखोगे इससे रिलेटेड, इसका पावर याद रख लोगे, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी से रिलेटेड। और मुझे तो लगता है कि आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, खास करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। कैसे कि मिलियन को कहते हैं 10⁻16 6, है ना, 10⁻6 को कहते हैं मिलियन, जिसको मेगा भी कहते हैं। गीगा मतलब 10⁻9 जिसको बिलियन कहते हैं। टेरा मतलब 10⁻12 जिसको ट्रिलियन कहते हैं। पेटा यानी 10⁻15 इसको क्वाड्रिलियन कहते हैं। और एक्सा यानी कि 10⁻18 इसको क्विंटिलियन कहते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, इससे भी हो सकता है आने वाले समय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स को देख लेते हैं। क्या क्या यूनिट्स होते हैं ना, जैसे कुछ लार्ज मेजरमेंट करना हो या फिर स्मॉल मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। देखो यहाँ पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में कहते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कहते हैं AU। अब इसके वर्ड से ही समझ जाओगे कि एस्ट्रोनॉमिकल का क्या मतलब होता है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल का दो मीनिंग होता है, एक तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड यानी खगोल शास्त्र से रिलेटेड, है ना। खगोल मतलब समझते हो, मतलब आसमान में जितने सारे हमें जितने भी ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं, स्टार दिखाई देते हैं, तो वो उससे रिलेटेड कहा जाता है खगोलीय विज्ञान, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को भी कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल। और इसका सेकंड मीनिंग होता है ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा ग्रेट, उसको भी कहा जाता है टू मच ह्यूज कह सकते हो, है ना। तो उसका भी एस्ट्रोनॉमिकल का एक सेकंड मीनिंग भी होता है ह्यूज करके या फिर लार्ज करके, बहुत लार्ज डिस्टेंस मान लो आपको मेजर करना है तो भी कहोगे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है वो, है ना। तो ध्यान रखोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये अपने आप में ही यूनिट है, जिसको कहते हैं क्या, यूनिट नहीं क्वांटिटी, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये। क्लियर? अब देखो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इसका मीटर में अगर वैल्यू कहा जाए तो क्या होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसको कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन सारे वैल्यू को आप याद कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लाया हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मतलब ज़्यादा इररिलेवेंट चीज़ें नहीं है, या फिर कह लो कि इनसफिशियंट भी नहीं है, बिल्कुल सफिशियंट चीज़ है। ठीक है, जितना भी मैं नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल सटीक है और एग्जाम ओरिएंटेड है। अब जरा बात करते हैं, तो इसको समझ गए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके अराइज होंगे। पहला, एक तो इसका डेफिनेशन बेस्ड कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, तो ये एवरेज डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द सन से लेकर के सेंटर ऑफ द अर्थ तक। क्लियर? फिर इसका वैल्यू आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको याद रख लो। फिर है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि जितना भी लाइट ट्रेवल करता है 1 ईयर में, जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है 1 साल में, और वो भी कहाँ, जहाँ पर ना वायु है, ना कोई मीडियम है, ना ही कोई वहाँ पर वाटर है, ना वायु एयर है ना, ना फिर कोई मीडियम है, मीडियम लेस कह सकते हो, है ना, जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं है, उसको कहा जाता है वैक्यूम, है ना। तो अब्सेंस ऑफ एयर भी कह सकते हो, अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड वैक्यूम।
वैक्यूम का स्पेलिंग बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखोगे, यहाँ पर डबल सी नहीं होता है, डबल यू होता है। तो लाइट ईयर इसी को कहा जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि ईयर तो समय को बता रहा है, तो इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस है और फिर टाइम है। तो ध्यान रखना, ये टाइम को नहीं बताता, ये बताता है आपका डिस्टेंस को। ठीक है, ये डिस्टेंस को बताता है, लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है ये। तो इसको मीटर में अगर मेजर करें तो क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको भी ध्यान में रखोगे, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना लार्ज डिस्टेंस है, समझ लो। 10 के पावर 11 है यहाँ पर, 10 का पावर यहाँ पर 15 है, कितना लार्ज डिस्टेंस है, समझने वाली बात है। अब ध्यान में यहाँ पर आपको क्या रखना है, देखो नेक्स्ट आपका पार्सेक है। पार्सेक भी है आपका क्या, ये भी आपका डिस्टेंस को मेजर करने वाला क्या है, यूनिट है। देखो क्या है, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेगा, 1 सेकेंड की जगह पर कई बार देगा 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क, ये वाला आर्क देख रहे हो ना, मैथ वाला आर्क वही वाला है, 1 आर्क सेकेंड भी इसको कहते हैं। कई बार इसको कहा जाता है 1 पैरालैक्स सेकेंड, है ना, ध्यान देना, पैरालैक्स सेकेंड, ऐसा भी इससे रिलेटेड पूछ लेगा। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। देखो मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मतलब हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी कहा जाता है जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, स्टार होते हैं। तो मान लो 2 स्टार हैं, इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये अर्थ है ना, तो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, और वो भी पार्सेक में निकालना है, तो ये पार्सेक कब कहलाता है वो देखना। मान लो कि इससे एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, है ना, और एक आर्क लेते हैं, इन दोनों के बीच आर्क। आप कर्वेचर को इग्नोर कर सकते हो और इसको स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हो। तो ये जो आर्क का लेंथ होगा, है ना, आर्क का जो लेंथ होगा ये कितना होना चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर एंगल बनाएगा, ये जो यहाँ पर एंगल बनाएगा, ये कितना का एंगल बनाएगा, ये 1 सेकेंड का। अब एंगल को कहोगे सर सेकंड में कब से मेजर करने लगे, करते हैं। अगर आप मैथ्स 11th में पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड में, मिनट में, आवर्स में हम लोग क्या करते हैं, एंगल को भी मेजर करते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के यूनिट होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, है ना। तो ये सब आप लोग देखे होंगे। तो देखो ये कितना एंगल होना चाहिए, 1 सेकेंड का, और फिर 1 पैरालैक्स सेकेंड का, और फिर 1 आर्क सेकेंड का, अभी बताया है ना। तो ये इतना होना चाहिए। और ये जो आर्क का लेंथ होता है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तब जाकर के जो डिस्टेंस हमें मिलेगा इन दो बॉडीज़ के बीच, इसी को हम लोग कहते हैं 1 पार्सेक, है ना। तो 1 पार्सेक आप समझ गए। इसको मीटर में अगर कहें तो क्या होगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ध्यान में रखोगे, इसको भूलना नहीं है। देखो इन दोनों से रिलेटेड एक और डाउट पूछा जाता है, देखो ध्यान में रखना। यहाँ पर 9.46 को हम लोग अगर अप्रॉक्स कर देंगे तो इसको 10 मान लेंगे, 10 मान लेंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, कई बार डायरेक्टली दे देता है 10 के पावर 16 मीटर, है ना, 16 मीटर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको कि एग्जैक्ट अगर वैल्यू नहीं दे रखा है, एग्जैक्ट अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसको अप्रॉक्स करके आप 10 मानोगे तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर। ध्यान में रखना। फिर इसी तरीके से मान लो कि पार्सेक को अगर पूछ लेता है लाइट ईयर में, कि कितना लाइट ईयर होता है 1 पार्सेक में, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग लाइट ईयर, ये वाला वैल्यू को लेकर के और इसको लेकर के, तो लाइट ईयर में आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली याद रख लो, मैं बता देता हूँ कि, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पर होता है 3.3 नहीं होता है, एक सेकेंड, 3.2616 लाइट ईयर ये होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर भी होता है। कई बार लाइट ईयर में पूछ लेगा तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.2616 लाइट ईयर होता है। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को देखते हैं किस में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर है माइक्रोन, माइक्रोन मतलब मैं समझा दिया हूँ अभी, है ना, कि माइक्रो प्लस मीटर वो कहलाता है माइक्रोन। तो यहाँ पर देख लो 10⁻⁻6 मीटर को ही माइक्रोन कहा जाता है। एंगस्ट्रम ध्यान रखना, इसका सिंबल जो होता है ए के ऊपर होता है, ए जो लिखा जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा एक डॉट होता है ना, तो इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। फिर फर्मी का मतलब क्या होता है, फर्मी का मतलब वही है 10⁻⁻15 मीटर, मीटर के साथ आ गया है फेम्टो, तो उसको कहते हैं फर्मी। फिर स्मॉल एरिया को मेजर करने का यूनिट होता है 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। फिर एक यहाँ पर हेवी मास को मेजर करने के लिए 1 टन में भाई आपका होता है 1000 किलो ग्राम, है ना, किलो कहना गलत है, इसके साथ इसका जो सफिक्स है उसको बताना जरूरी है, जैसे यहाँ पर ग्राम है ना, तो 1000 केजी किसके इक्वल होता है, 1 टन के। फिर 1 क्विंटल में आपका 100 केजी होता है। फिर है 1 स्लग, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, 1 स्लग है। 1 स्लग इज इक्वल टू क्या होता है 14.57 केजी। फिर 1 CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट, तो एक चंद्रशेखर लिमिट में होता है कितना, जितना सन का मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो 1.4 से, तो वो यूनिट कहलाता है आपका 1 CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। फिर आपका स्मॉल मास को मेजर करने के लिए मतलब AMU का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि AMU का फुल फॉर्म होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, है ना, तो इसका नाम इसलिए AMU पड़ा क्योंकि एक एटम का जो मास होता है ये आपका इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg को ही कहा जाता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। फिर 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम होता है, इसको भी ध्यान में रखोगे। मुझे याद है फर्स्ट ईयर के कॉलेज में प्रिंसिपल आए थे हम लोग के क्लास में, वो भी हम लोग के ब्रांच से ही रिलेटेड थे, तो आकर के 1 पाउंड का ही वैल्यू पूछे थे, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। या तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 3 डिजिट के पहले क्या आपका लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, तो ध्यान में रखो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम होता है। स्मॉल टाइम को मेजर करने का देखो क्या है, 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड, है ना, 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड को कहते हैं 1 शेक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रेशर को मेजर करने का, इसको भाई याद रखना आप लोग का काम है। देखो 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या होता है 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब इसी को कहते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जानते हो आप लोग प्रेशर का क्या मीनिंग होता है, प्रेशर का क्या अर्थ होता है, प्रेशर का अर्थ होता है फोर्स बाय एरिया, है ना, 2 जगह पढ़ोगे आप लोग ये वाला डेफिनेशन, फोर्स बाय एरिया। एक होता है स्ट्रेस और एक होता है प्रेशर, ये है आपका प्रेशर, ये है आपका स्ट्रेस। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होता है। क्या होता है रिएक्शन फोर्स, मतलब किसी चीज़ के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है। तो वो वाला रिएक्शन अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल जाता है। हालांकि दोनों का यूनिट पास्कल ही होता है, दोनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है ना, तो ध्यान रखोगे इन चीज़ों को। तो 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 760 mm ऑफ Hg। अब इसका क्या अर्थ होता है, ये भी आपका यूनिट होता है mmHg। Hg का मतलब होता है आपका जो पारा होता है ना, पारा को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं। तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी जो होता है इसको भी 1 बार के इक्वल माना जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल माना जाता है। कैसे मेजर किया जाता है, ये सब इंजीनियरिंग का पार्ट है, उतना ज़्यादा आपको नहीं समझना है, लेकिन फिर भी मैं रफली बता देता हूँ। मान लो कि एक कोई बर्तन है ना, इसमें कोई एक आपका पाइप रखा हुआ है और इसमें पारा से भर दिया गया, मतलब मर्क्यूरी से इसको भर दिया गया है, ठीक है। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो ये पारा जो है इस नली में 760 mm तक ऊपर चढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग कह देते हैं कि या तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर अगर इसको रिलेट करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मर्क्यूरी से, तो वो कैसे रिलेट करते हैं 760 mm हाइट तक जो हम लेते हैं Hg का, यानी कि मर्क्यूरी का, वही कहलाता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान में रखना। तो 1 बार इक्वल टू क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
या फिर 760 mm ऑफ Hg, इसको कई बार 76 सेंटीमीटर भी दे सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। 1 टॉर भी होता है, टॉर टॉरिसेली है ना, टॉरिसेली एक शायद साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है ना, प्रेशर के बारे में जो बताए हैं। तो 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg ये कहलाता है। मतलब अगर 1 बार है या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 760 mm ऑफ Hg, 1 टॉर है तो 1 mm ऑफ Hg को 1 टॉर कहते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रख लेना, क्योंकि हो सकता है कल जा करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बेस्ट वन न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ। देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ पर सीधा डिग्री सेल्सियस को याद रखो। देखो इसको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस -0 इज डिवाइडेड बाय 100, फ़ारेनहाइट -32 इज डिवाइडेड बाय 180, केल्विन -273.15 इज डिवाइडेड बाय 100। इसको ध्यान में रखना, काफ़ी क्वेश्चन इससे अराइज होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता भी है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो फिर से इसको याद कर लो, डिग्री सेल्सियस -0 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस -0 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इज डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू केल्विन -273.15 इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको, इस रिलेशन को याद रखना, न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट, इसको ध्यान में रखो कि टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल इज सेम एज दैट इन केल्विन स्केल। क्या अर्थ होता है इसका, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इससे एकदम फैक्ट वाला है, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये फैक्ट वाला है, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि सेल्सियस जो डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है और केल्विन का स्केल होता है, उसके बीच जो डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर वो सेम होता है। क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये आपका एक स्केल है, इसमें आपका डिग्री सेल्सियस को बताता है, ठीक है। दूसरा स्केल है जो आपका केल्विन को बताता है, यहाँ पर केल्विन को बताता है ना, ये केल्विन को बता रहा है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को बता रहा है। क्या मीनिंग है इसका, समझो इस वाले लाइन का। यहाँ पर ये मीनिंग है कि मान लो ये वाला पॉइंट है -273.15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 केल्विन, ये स्टार्ट हो रहा है 0 केल्विन, ठीक। यहाँ स्टार्ट किया है -273.15 डिग्री सेल्सियस से, बस मान रहे हैं, स्टार्ट नहीं किया, मान रहे हैं ऐसा। और ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दोनों को एक ही जगह से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 0 केल्विन इज इक्वल टू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ऊपर चढ़ेंगे तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ चढ़ेंगे, यानी कि यहाँ जाकर के कहीं 0 डिग्री सेल्सियस होगा। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ जाकर के कितना होगा, 273 केल्विन। यहाँ पर कितना होगा, 273 केल्विन, है ना, जो ये वाला 273 है। फिर मान लो कि बॉयल करता है वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होगा कहीं पर, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका 373 केल्विन होगा। अब कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, देखो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 273 का, तो इन दोनों के बीच भी डिफरेंस है आपका 273 का। इसके बीच डिफरेंस है 100 का, तो इन दोनों के बीच भी डिफरेंस है 100 का। देख पा रहे हो। फिर मान लो कि यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस होगा, मान लो यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 773 हो जाएगा, है ना, 773। अब देखो 0 से लेकर के यहाँ पर, या फिर 273 से लेकर के यहाँ पर देखो कितना का डिफरेंस है, 500 का। तो इसी तरीके से 0 से लेकर के यहाँ भी कितना डिफरेंस है, 500 का। समझ रहे हो। तो डिफरेंस दोनों का क्या होता है, दोनों स्केल में सेम चल रहा होता है, सेम डिफरेंस चल रहा होता है। ऐसा दूसरा स्केल में नहीं होता, सिर्फ मतलब फ़ारेनहाइट वाले में नहीं होता, ऐसा आपका सिर्फ डिग्री सेल्सियस में और केल्विन के बीच होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल इज सेम एज दैट इन केल्विन स्केल, इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे। फिर आपका क्या, एट -40 डिग्री टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर द सेम। अब यहाँ पर क्या मतलब है, देखो अब कहने का ये मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 स्केल है, मान लो ये डिग्री सेल्सियस वाला और ये केल्विन वाला था। अब ज़रूरी नहीं कि ये दोनों का जो मार्किंग हुआ है, मार्किंग मतलब जो वहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 इस तरीके से जो लिखा गया है, ज़रूरी नहीं कि ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो। अब फिर यहाँ पर जाके 5 होगा तो यहाँ पर जाकर के 5 होगा, उसका डिफरेंट हो रहा होगा, चल रहा होगा मार्किंग। हो सकता है यहाँ पर 5 हो तो यहाँ पर हो सकता है 50 हो, इस तरीके से भी चल रहा होगा, है ना। तो ये जो गैप है, जरूरी नहीं कि
सिमिलर गैप होगा सारे स्केल में। तो मान लो कि यहाँ 5 है, यहाँ पर 50 है। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट नहीं मानते, यहाँ पर आपका केल्विन नहीं मानते, मान लो यहाँ पर फ़ारेनहाइट है और यहाँ पर मान लो डिग्री सेल्सियस है ना। ये डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है और ये आपका फ़ारेनहाइट वाला स्केल है। अब क्या होता है भाई, मान लो ये 5 है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर मान लो कि कुछ भी है 30 है, मान लो यहाँ पर 5 है तो यहाँ 50 है ना। इस तरीके से चल रहा होगा। फिर नीचे भी चल रहा होगा आपका, है ना, नीचे भी माइनस में चल रहा होगा। तो नीचे भी अगर हम इस तरीके से चलते जाते हैं तो जा करके सेम हाइट पर नीचे में कहीं -40 आया होगा और यहाँ भी कहीं -40 आया होगा और दोनों सेम हाइट पर -40 हो जाता है। समझ रहे बात को? यही पॉइंट को यहाँ पर बताना चाहता है कि एट -40 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रीडिंग जो होता है वो सेम होता है। क्लियर? और कहीं सेम नहीं होता, सिर्फ -40 पे होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। एनर्जी को मेज़र करने का एक यूनिट है, कैलोरी भी और जूल भी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ठीक है, ध्यान में रखोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इससे। फिर 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस चीज़ को ध्यान रखोगे क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी ये चीज़ आपका काम आने वाला है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई न्यूमेरिकल ऐसे पूछते हैं कि अगर आप इतना वाट बिजली खपत किए हो पूरे महीने में तो आपका बिजली बिल कितना आता है ना। तो ये थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता दूँ। तो इसको भी ध्यान में रखोगे कि 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर? अब ज़रा चलते हैं आगे। यहाँ पर है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके जो रिलेशन होते हैं यानी फार्मूला जो होता है उसको देखेंगे और इसका एसआई यूनिट देखेंगे। तो ध्यान में रखते जाना है सब चीज़ को। देखो यहाँ पर है वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है लेंथ बाय टाइम, है ना। लेंथ बाय टाइम कह लो, डिस्टेंस बाय टाइम कह लो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह लो। हालांकि वेलोसिटी का एग्जैक्ट जो फार्मूला अगर कहोगे तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो एक है स्पीड, एक है आपका स्पीड और एक है आपका वेलोसिटी, है ना। एक है आपका वेलोसिटी। स्पीड जो होता है ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वेलोसिटी जो होता है ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब कहोगे सर डिस्टेंस बाय टाइम और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हालांकि दोनों का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है। फिर अंतर कहाँ है? तो देखो अंतर ये है, डिस्टेंस कहने का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जितना आप कवर करते हो और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। देखो क्या कहने का मतलब है, मान लो यहाँ से आप ट्रैवल स्टार्ट किए हो और ऐसे 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 घूम के आप इतना दूर गए और मान लो कि यहाँ तक वापस पहुँच गए, है ना। मान लो यहाँ तक वापस पहुँच गए, यहाँ से चले और यहाँ पर पहुँच गए, सेम पोजीशन पे आप पहुँच गए। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आप? मान लो 10 किलोमीटर ट्रैवल किए, है ना, 10 किलोमीटर। तो आप बताओ कि आप डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किए? तो पता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि आप वापस उसी पोजीशन पे चले गए हो। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस होता है मतलब टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो स्पीड जो होता है ये होता है आपका फॉर्मूला डिस्टेंस बाय आपका टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये थोड़ा सा माइनर फ़र्क है, हालांकि दोनों का यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड है। दोनों को कह सकते हो आप लेंथ इज डिवाइडेड बाय टाइम। अब जरा देखिए एक्सेलरेशन होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ कितना चेंज हो रहा है उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, है ना। जैसे वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पर लेंथ था तो टाइम के रेस्पेक्ट में लेंथ चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कह लो वो वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह लो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो लेंथ बाय टाइम आपका वेलोसिटी या फिर स्पीड, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका केजी मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना, मास का केजी और आपका वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। फिर फोर्स है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका यूनिट है न्यूटन। फिर वर्क जो होता है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि एनर्जी का भी सेम होता है ना। ध्यान देना एक चीज़, वर्क कहने का क्या मतलब है? मान लो किसी दीवार को आप धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, पूरे ज़ोर से आप धक्का देने की कोशिश कर रहे हो
और ये दीवार कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ज़रा सा भी डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं होता, तो क्या आप इस वॉल के ऊपर वर्क कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक महिला है जो अपने सर पे सामान लेकर के जा रही है ना, तो सामान अपने सर पे लेकर के जा रही है, उसकी सहेली मिल जाती है, तो वो खड़े खड़े वहाँ पर बात करने लगती है, तो क्या वो कोई वर्क कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसका जो सामान है ले जाने का जो उसका काम है वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है ना, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, इसलिए वहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क होने का ये मतलब है कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, डिस्टेंस ट्रेवल करना ज़रूरी है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या हुआ? फोर्स का न्यूटन, और आपका डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का आपका मीटर होना चाहिए, न्यूटन मीटर, है ना। ये आपका गलत दे रखा है, न्यूटन मीटर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जूल। ध्यान रखोगे इस चीज़ का। अब आगे बढ़ते हैं, पावर देखते हैं। पावर का क्या मतलब है? पावर का मतलब है वर्क बाय टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क भी कह सकते हो, ये आपका पावर कहलाता है, इसका वाट होता है, और यहाँ पर जूल पर सेकेंड, है ना, इसका यूनिट वाट कह लो या फिर जूल पर सेकेंड। अब जरा देखिए, अच्छा ये जो न्यूटन सेकेंड दे रखा ना, ये किसका होता है? आगे देखेंगे, इम्पल्स का होता है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दे रखा है, न्यूटन मीटर होना चाहिए। फिर यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी हम लोग देखेंगे, है ना। इसके फॉर्मूला को थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ये कहाँ से आता है। देखो, कोई भी दो बॉडी है जिसका मास है m1 और m2, ध्यान देना, मान लो ये दो बॉडी है कोई, इन दोनों का मास जो है ये m1 है और यहाँ पर m2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये आपका r है। क्या है? r है ना। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स अगर वहाँ लग रहा है, इन दोनों बॉडी के बीच कोई भी अगर फोर्स लग रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के प्रोडक्ट का, और इज डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। ध्यान रखोगे इस चीज़ का। दो बॉडी है जिसका मास है m1 और फिर m2, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे उसको। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो फोर्स की बात कही जा रही थी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरीके का। खास करके दो हेवनली बॉडी अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, कोई रिपल्स भी करता है, मतलब कोई ना कोई बॉडी आपस में हर एक दूसरा बॉडी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स लगाता है इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो उसी फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जब हटता है तो ये यहाँ पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है और फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जी इंटू m1 इंटू m2 इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जी का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला आर स्क्वायर, और डिवीजन में हो जाएगा आपका m1 इंटू m2। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला आता है। शॉर्ट में मैं बता दिया, और ग्रेविटेशनल चैप्टर अब जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो इसका यूनिट ध्यान में रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान में रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का याद रख लेना, एफ आर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। कैसे आया फार्मूला मैं बता दिया। फिर इम्पल्स है, इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इंटू स्मॉल टाइम, है ना, छोटे से समय के लिए तुरंत, जैसे किसी को एक झापड़ मार दिया आप, है ना, तो कितना स्मॉल टाइम आप लगाए वहाँ पर, तो उसको इम्पल्स कहते हैं। तो फोर्स अगर कहीं लग रहा है बहुत स्मॉल टाइम के लिए तो उसको कहते हैं फोर्स इंटू टाइम, जिसको इम्पल्स कहते हैं। और इसका यूनिट हो गया आपका न्यूटन सेकेंड, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। फिर है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जाहिर सी बात है वेलोसिटी है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज कर रहा है ना, और फिर उसका रेट हो रहा है वहाँ पर, रेट ऑफ चेंज जो कहते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल चेंज हो रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एंगल बाय टाइम आपका कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। रेडियन पर सेकेंड, एंगल का हम लोग देख चुके हैं, दो सप्लीमेंट्री यूनिट देखे ना हम लोग, एक रेडियन और एक स्टीरेडियन। एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन। अब एंगुलर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन है जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, एंगुलर वेलोसिटी, इसको ही कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका यूनिट। फिर वेवलेंथ है आपका, लेंथ, है ना, एक तरह का लेंथ होता है जिसका यूनिट होता है मीटर में, किसी भी लेंथ का यूनिट आपका मीटर में ही होगा। अब जरा देखते हैं वेवलेंथ कहते हैं किसको हैं। तो देखिए कोई भी वेव इस तरीके से जाता है ना,
कोई भी वेव वाला चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखो यहाँ पर वेव इस तरीके से जा रहा है अपने पाथ में, तो ये ऊपर वाले पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। यार पेन क्यों नहीं चलता? क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस और फिर दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, है ना। किसी भी वेव के दो लगातार क्रेस्ट के बीच के दूरी या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, ध्यान रखोगे। और कोई भी लेंथ हो उसका यूनिट तो मीटर ही होगा। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि 1/टाइम जो होता है ये कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट पर सेकंड भी होता है या फिर आपका हर्ट्ज भी होता है, जिसको हर्ट्ज भी कहते हैं ना, हर्ट्ज कह लो या फिर पर सेकंड कह लो। फिर प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, जिसका यूनिट होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी के संदर्भ में मैं आपको बताया था स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस होता है रिएक्शन फोर्स इज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। फिर है डेंसिटी आपका मास बाय वॉल्यूम होता है, इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब हो गया। टाइम पीरियड, अब ये किसका टाइम पीरियड है? तो ये आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना। पेंडुलम देखो, पेंडुलम ऐसे होता है, लटक रहा होता है। अभी आप हाईएस्ट डिस्टेंस तक गया, फिर यहाँ पर हाईएस्ट डिस्टेंस तक गया, तो एक पूरा ऑसिलेशन करने में जितना वो टाइम लगाता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और जो एक होता है सेकंड पेंडुलम, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान में रखोगे आप। इसका फॉर्मूला है 2π√L/g। ध्यान रखना कि g में भी आपका अंडर रूट है, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है 2π√L/g, दोनों में आपका अंडर रूट है। तो ध्यान रखोगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π × अब जाहिर सी बात है टाइम है तो इसका यूनिट आपका सेकंड होगा। फिर यहाँ पर हीट है, हीट बोलो, हीट एनर्जी बोलो, इसका यूनिट आपका जूल में होता है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और फिर हीट कैपेसिटी, दोनों में फ़र्क समझो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका हीट कैपेसिटी वो आपका हीट कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इसको देख लो, इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ ताकि आप ध्यान में रखो। यहाँ पर क्या है, कुछ बदलता हुआ Q है, Q यानी कि हीट है ना, बदलता हुआ। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर है, ये यहाँ पर मास है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होता है कि 1 kg मास वाले किसी बॉडी का टेम्परेचर जब हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान रखोगे, फिर से दोहरा देता हूँ। किसी भी 1 kg मास वाले बॉडी के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने में जितना हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका यूनिट आपका हो जाएगा जूल पर kg केल्विन, है ना, पर kg केल्विन। फिर हीट कैपेसिटी है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो मास से मास आपका कट जाएगा, Q बाय आपका टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपका Q का जो हीट है उसका यूनिट हो गया जूल, और नीचे आपका क्या बच गया? टेम्परेचर, जिसको कहते हैं केल्विन। तो जूल पर केल्विन इसका हो गया यूनिट। फिर आपका रेसिस्टेंस आपका होता है पोटेंशियल बाय करंट, V/I। इसका यूनिट होता है आपका ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस मतलब समझ रहे हो? रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के फ्लो के बीच में जो भी बाधा आता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वो करंट से रिलेटेड है। फिर जब बाधा आता है तो उसको रेसिस्टेंस कहते हैं, लेकिन अगर फ्लो करने में उसको और मदद मिले तब उसको कंडक्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट आपका 1/रेसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब फार्मूला रेसिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब वो V/I था तो यहाँ पर I/V हो जाएगा। और इसका यूनिट होता है जस्ट इसका उल्टा, मो, है ना। उसका ओम होता है, इसका मो होता है। और सिंबल भी देख रहे हो उल्टा दे रखा है यहाँ पर। फिर वोल्टेज कह लो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह लो, जिसको शॉर्ट में EMF कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय Q, है ना। इसका यूनिट होता है आपका वोल्ट। तीनों का ध्यान रखोगे, वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF का। फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक वर्ड यहाँ पर जोड़ लेना, यहाँ पर इंटेंसिटी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है ये इंटेंसिटी, कि
फोर्स बाय करंट इनटू लेंथ, डायरेक्टली याद रखो, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको वैसे भी समझ सकते हो कि 1 मीटर लेंथ का कोई एक वायर है, उसमें अगर 1 एम्पियर करंट हम उसमें भेज रहे हैं तो जितना फोर्स उसमें जनरेट होगा उसको ही कहते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है टेस्ला और फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना इस चीज़ को, क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टेस्ला किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, इसको देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, और इसका ही यूनिट होता है आपका टेस्ला और फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर आपका पावर ऑफ लेंस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर, इसका फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसके रेसिप्रोकल को, है ना, मतलब इन्वर्स को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो 1/f हो जाएगा, f का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, f का मतलब फोकल लेंथ, है ना, इसका डायोप्टर होता है। फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिलेटिव डेंसिटी है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, है ना। अब ये यूनिटलेस होगा क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड कट जाएगा, यूनिटलेस होगा, लेकिन इससे कई बार पूछ लिया जाता है आपका यूनिट पूछ लिया जाता है, तो यूनिटलेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका मेन है फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फिर रिलेटिव डेंसिटी, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी को एक और नाम से जानते हैं, इसको ध्यान में रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिस भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना हो, है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं वाटर को, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी और फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वर्ड अगर यहाँ पर आपको नहीं पता हो, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ के गए हो, पता चला कि एग्जाम में स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया, आपको लगेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पढ़ा ही नहीं कभी, है ना। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, दोनों नाम को ध्यान में रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी बोले या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले, दोनों एक ही चीज़ है, और इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये भी आपका यूनिटलेस होगा क्योंकि डेंसिटी कट जाएगा आपका, है ना। अब चलिए कुछ कांस्टेंट के बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ भी यहाँ पर कन्वर्जन जो होता है फिजिक्स में। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 1 बार इज इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। अब डाइन कहाँ से आ गया, तो डाइन आपका सीजीएस यूनिट होता है, किसका, प्रेशर का, है ना। जैसे कि प्रेशर नहीं, फोर्स का, है ना। प्रेशर का आपका होता है अर्ग, है ना, उसको नहीं, अर्ग तो होता है आपका एनर्जी का, सॉरी एनर्जी का। ध्यान दो यहाँ पर, देखो क्या कहने का मतलब है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डाइन जो होता है वो फोर्स का होता है, और कितना होता है मैं बता देता हूँ, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक अर्ग होता है, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना होता है, ये एनर्जी को मेजर करने का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, और जूल आपका होता है एसआई यूनिट। तो ध्यान में रखना 10⁻⁻7 जूल, -7 जूल 1 अर्ग होता है, और 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक साथ बता दिया। देखो यहाँ पर 1 बार इज इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁵ पास्कल। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। अब हम आपको बता चुके हैं भाई पहले कि आपका प्रेशर जो होता है इसको मेजर करते हैं हम mm ऑफ Hg या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, जो ऊपर वाला था। सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई किया गया 1.013। क्या कहने का मतलब है, यहाँ भी फर्स्ट वाले लाइन में भी आप 1.013 को मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो कहोगे कि सर कई बार इसको इग्नोर करके क्यों दिया जाता है, कई बार सिंपली दे दिया जाता है कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, फिर इग्नोर क्यों कर दिया जाता है 1.013 को। तो देखो इसके पीछे की कहानी समझो। 10⁶ कहने का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है मिलियन। मिलियन मतलब समझ रहे हो 10 लाख, और 10 लाख के सामने
10 लाख के सामने आपका 1.013 का कोई वैल्यू है नहीं, इसके सामने ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल चीज़ को हम इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको पता होना हो तो आप इतना ध्यान में रखोगे कि 1.013 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोले, ये किसके बराबर होता है, तो 1.013 इंटू 10⁶ 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाला ही सारा कुछ है, बस मल्टीप्लाई है 1.013, सिर्फ मल्टीप्लाई है हर जगह, क्लियर। जैसे यहाँ पर बार था 1 बार, यहाँ भी 1 बार है, बस मल्टीप्लाई है 1.013। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोरिसेली 1 टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, 1 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे विचार से आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, है ना, और 1 बार इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। अब जरा देखिए, यहाँ पर फिर से 1.33 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई किया गया है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी ध्यान रखना। अब इसको मिली बार भी बोल सकते हो, है ना, 1.33 मिली बार बोल सकते हो इसको। फिर है किलोमीटर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इस चीज़ को ध्यान रखो। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपको दिया गया है 54 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको अगर चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आंसर जो भी आएगा ये आपका मीटर पर सेकंड में होगा। जैसे इसको काटो, 18 तिया 54 है ना, 5 तिया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया मीटर पर सेकंड में। तो जब भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू दे रखा है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में रिक्वायर्ड आंसर हो ऑप्शन के हिसाब से, कुछ नहीं करोगे, किलोमीटर पर आवर वाले को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उल्टा भी समझ सकते हो कि मीटर पर सेकंड को जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तब आपको मीटर पर सेकंड वाले साथ जो वैल्यू होगा, मीटर पर सेकंड वाला जो वैल्यू होगा उसके साथ 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात को, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर आपका 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, अभी बताया है ना। फिर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, इसको भी ध्यान रखना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। फिर आप पॉइंट को हटाओगे तो 36 इंटू 10⁵ जूल होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को भी, ये भी न्यूमेरिकल में आपका काम आने वाला है। फिर यहाँ पर kg वाट है, तो 1 kg वाट वेट है, वेट वाट नहीं, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, मतलब कि 9.8 किसका वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है, इसको भी ध्यान रखना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, ये भी ध्यान रखो। 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट जो होता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका फिजिकल कांस्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखो मेरे विचार से। देखो क्या क्या है यहाँ पर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट का जो वैक्यूम में वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है एयर में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है मैं यहाँ पर आगे मेंशन कर दिया हूँ, है ना, वहाँ पर साफ साफ बता दिया हूँ कि किस टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, किसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। एक NTP होता है, एक STP होता है, ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर दिया हूँ आगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है एयर में एट STP वो होता है 331 मीटर पर सेकेंड, ध्यान में रखना है इसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एवोगैड्रो नंबर होता है, जो देखो एवोगैड्रो नंबर ये सब कांस्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसका वैल्यू याद रख पाते हो तो अच्छी बात है ना, एक प्लस पॉइंट होगा आपके पास कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसके वैल्यू नहीं याद रखते हो ना, तो मेरे विचार से कम यूनिट ज़रूर याद रख लो। एवोगैड्रो नंबर जो होता है एक नंबर होता है, तो किसी भी एक मोल किसको कहते हैं, मोल किसका यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो कोई अमाउंट मान लो कि 1 मोल है आपके पास, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो पर मोल होता है इसका नंबर, पर मोल, तो इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर का क्या, पर मोल कह सकते हो, इसका यूनिट हो गया। तो यूनिट तो कम से कम याद रखो, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर जो है 6.023 इंटू 10⁻⁻23 पर मोल, इस चीज़ को ध्यान रखोगे।
साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को मैक्सिमम ये वैल्यू याद होता है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट में इसका यूज होता है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल उन लोग बनाते भी हैं। जैसे मैं पढ़ा हूँ कब इस चीज़ को, बहुत पहले, मुझे लगता है कि अराउंड 10-12 साल तो हो गए, लेकिन मुझे अभी भी याद है। इसलिए याद है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इस पर बनाया था पहले, है ना। तो आपको भी याद रहने चाहिए। अगर वैल्यू नहीं याद रख पाते हो तो कम से कम पर मोल इसका यूनिट होता है, ये तो याद रख लो। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब और फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें डाउट ये हो सकता है कि सर 4 ही डिग्री क्यों। तो ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंट में कि आप तो -1000 डिग्री कर दो, -1000 डिग्री भी कर दोगे ना, तो भी इतना डेंसिटी आपको नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। आपको लग रहा हो कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घटा दिए तो कोई भी पानी जो है बहुत ज़्यादा सघन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी पाया गया है। वो डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है जिससे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में अपना दिमाग लगाना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ एट, है ना, इस तरीके से ऑप्शन में दे रखा होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो उन लोग दिमाग लगाएंगे अच्छा माइनस वाला है तो ज़्यादा उसमें डेंस होगा, ऐसा नहीं है। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, और ये होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब और फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। फिर एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं भाई, तो देख लो, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस और फिर 0 केल्विन, और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो कह लो और फिर आप इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहो, ठीक है। अब आगे देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट कहने का मतलब है AMU, अभी पढ़े थे ना AMU, ये एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। और इसका वैल्यू क्या था, मतलब 1 एटम का कितना होता है वेट, तो 1.66 × 10⁻27 kg। फिर है क्वांटम ऑफ चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है, देख लो, तो 1.602 × 10⁻19 कूलम, है ना, एक प्रोटॉन पे बोलो और फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे बोलो, इतना समझ गए। फिर है आपका स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट याद रख लो, कम से कम इसका यूनिट तो पूछा ही गया है एग्जाम में। तो इसका वैल्यू होता है 5.6 × 10⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का पावर 4, है ना। इसको कई बार ऐसे पूछेगा, वाट है मतलब पावर वाला जो वाट होता है वो, फिर पर मीटर स्क्वायर और केल्विन का पावर -4, है ना, इस तरीके से भी इसको बोल सकता है। फिर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है इसका वैल्यू होता है 1.381 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। फिर आपका 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू कितना होता है, ये तो आप देख लिए, है ना, ये आप देख लिए, कहाँ गया, हाँ, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। फिर इसका वैल्यू ही होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल और फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो। ध्यान रखना, पास्कल है, ये आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अगर यहाँ पर न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया तो ध्यान रखना ये होता है 1 मेगा पास्कल। क्या होता है, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, क्योंकि mm को मीटर को अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है 10⁶ में आ जाता है, जिसको मेगा कहते हैं। तो ध्यान रखना 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। फिर है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना, जूल, जिसको हीट को किस में मेजर करते हैं, जूल या फिर कैलोरी में। तो यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब है 4.2 और फिर 4.186 जूल पर केल्विन। केल्विन को आप इधर लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 4.2 जूल, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और फिर 4.186 एग्जैक्ट वैल्यू है ना। तो इसको भी ध्यान रखोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी मैक्सिमम बच्चों को याद होगा क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट पर बेस्ड भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए हैं साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे। तो देखिए इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। फिर यहाँ पर है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, वैल्यू याद रखना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है आर, ये कहाँ से आता है भाई आर, तो आइडियल गैस लॉ होता है एक। देखो आइडियल गैस लॉ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, है ना, एवोगैड्रो लॉ पढ़ते हैं। तो ये सब जो पढ़ते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला आता है PV = nRT। कहाँ गया पेन, हाँ,
PV इज इक्वल टू nRT, है ना, nRT। अब यहाँ पर क्या है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स है, फिर V क्या है आपका वॉल्यूम होता है, P आपका प्रेशर होता है, और ये वाला जो R होता है इसी को कहते हैं आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना, नीचे में ही है मोल और केल्विन दोनों, तो ध्यान में रखोगे इसको। तो गैस कांस्टेंट R का वैल्यू कितना हो गया, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। फिर आपका द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना डेंसिटी होता है एयर का, 1.3 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1.293 kg पर मीटर क्यूब। फिर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G होता है ना, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका भी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सारी बातें हो गई, आप रिपीट करके सुन सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को याद रखने का सिंपल फार्मूला होता है सुबोपली। सुबोपली का क्या मतलब है, सुबोपली का मतलब है कि फर्स्ट काम आपका सुनने का होना चाहिए, आप वीडियो से सुन सकते हो रिपीट करके, फिर बोलने का बोल करके पढ़ो भाई, फिर पढ़ने का नहीं मन में पढ़ो, उसके बाद एक बार लिख डालो, देखना याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को याद करो। फिर है आपका STP और NTP में क्या फ़र्क है, तो देखो यहाँ पर है आपका हाँ ये देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वहाँ पर मैं 0 केल्विन को स्टैंडर्ड बता दिया ना, 0 केल्विन है 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अभी ये 0 केल्विन था ना, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस अगर रहे तब उसको कहते हैं हम लोग क्या, तब उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट जीरो जो है वो -273.15 यानी 15 डिग्री सेल्सियस, और फिर 0 केल्विन को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जो बीच बीच में छोटे छोटे डाउट्स आते हैं इसको मैं क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना करो। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर जो होता है, या फिर 273.15 केल्विन, है ना, और फिर 32 फ़ारेनहाइट जिसको कहते हैं। तो ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या कहलाता है 1 बार, या फिर 10⁵ पास्कल्स, या फिर इसको कह लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं 1 ATM, है ना। और नॉर्मल टेम्परेचर आपका डिफरेंट हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको कई बार रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, इसको रूम टेम्परेचर भी बोला जाता है, या फिर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी आपका नॉर्मल प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है नॉर्मल प्रेशर या फिर रूम प्रेशर, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। टेम्परेचर दोनों में डिफरेंट होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, और आपका नॉर्मल टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। यहाँ पर एक कन्वर्जन है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर को आपका मेगा पास्कल कहा जाता है। ये सारे कन्फ्यूजन दूर होने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए भाई एक एक करके देखते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पर है 10⁻³ ग्राम इज, तो देखिए यहाँ पर यूज हो गया आपका वो वाला फर्स्ट वाला टेबल प्रीफिक्स वाला। तो 10⁻³ का क्या मतलब था, वहाँ पर 10⁻³ का मतलब था क्या, इसको कहते हैं मिली, है ना, इसको मिली कहते हैं, समझ गए बात को। और 10⁻⁻6 रहे तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। तो यहाँ पर मिली हो गया तो इसका मतलब ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम कहाँ हो गया, कॉल्ड मिलीग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। फिर आपका 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो देखो नैनो का क्या होता है आपका प्रीफिक्स, इसका 10 का पावर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, है ना, और यहाँ पर मीटर लगा ही हुआ है, तो 10⁻⁹ मीटर इसका आंसर है B। फिर अगला देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस कैन बी बेटर एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में हम किसको मेजर कर सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर, मतलब कितना छोटा है ये समझो, मतलब 1 मीटर को अगर 10 के पावर 9 भाग में डिवाइड करें तो उस एक पोर्शन को हम लोग नैनोमीटर कहते हैं, समझने वाली बात है। तो कैपिलरी के डायमीटर को, कैपिलरी का मतलब होता है जैसे आप लोग दिए में बाती लगाते हो तो बाती के थ्रू क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर चढ़ता है ना, तेल ऊपर चढ़ रहा होता है, तो वो जिस छिद्र के थ्रू चढ़ता है वो एक पाइप बना देता है, एक नली बना देता है, समझ रहे हो। और इसी जो पतले वाले नली जो होते हैं इसको कहा जाता है कैपिलरी पाइप बोला जाता है इसको, ठीक है।
जैसे कि कहीं रेत पे आप जा रहे हो और नदी के किनारे, है ना, ऊपर से सूखा लगेगा लेकिन पैर आपको उसमें धंसेगा तो पता चला कि वहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा है ना। तो वो जो पानी रेत के थ्रू होके एक पाइप के थ्रू चलता है, उस छोटे से नली को कहते हैं कैपिलरी, है ना, इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो क्या इसको मेज़र करते हैं? तो नहीं, ये तो कुछ में हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर नैनोमीटर है भाई, बहुत छोटा है। तो क्या डिस्टेंस फ्रॉम वीनस फ्रॉम अर्थ, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, छोटा डिस्टेंस मेज़र किया जाता है नैनोमीटर से। पेपर के थिकनेस को, अब पेपर के थिकनेस को भी मेज़र करोगे तो पता चल जाएगा। कहोगे सर एक पेपर का थिकनेस कैसे करेंगे? तो मान लिया जाए एक बुक में 1000 पेज है, उसके थिकनेस को माप लिया, अब सेंटीमीटर में आ गया, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो एक पेज का निकल जाएगा। तो वो भी इतना छोटा नहीं होगा। लेकिन डायमीटर ऑफ द एटम जो है, या तो वो नैनोमीटर में ये किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, और फिर एंगस्ट्रम में, डायमीटर ऑफ एटम को एंगस्ट्रम में भी मेजर किया जाता है। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना, 10⁻⁻10 मीटर को कहा जाता है एंगस्ट्रम। जैसे फर्मी को कहा जाता है 10⁻15 मीटर। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 मीटर। उसी तरीके से 10⁻10 मीटर को कहते हैं एंगस्ट्रम। क्लियर? तो नैनोमीटर में किसको मेजर करेंगे? डायमीटर ऑफ द एटम। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ईयर देख के समय नहीं समझ लेना है। इसका डेफिनेशन में भी मैं आपको बता दिया कि कोई अगर लाइट वैक्यूम में एक ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं हम लाइट ईयर। तो ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का है, ना कि टाइम का, है ना। फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या नहीं है? तो देखो माइक्रो सेकेंड है, तो भाई तो ये तो टाइम का है। लीप ईयर है, ये भी समय का है। सोलर डे है, ये भी आपका समय का है। तो क्या नहीं है? ये है आपका पैरालैक्टिक सेकेंड। ये जो होता है ये आपका टाइम का नहीं होता। ये किसका होता है? तो ये शायद डिस्टेंस का होता है ना, डिस्टेंस का, हेवनली बॉडी के डिस्टेंस को, ये बहुत बड़े डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं पैरालैक्टिक डिस्टेंस को, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड में। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो है ये आपका यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1 पार्सेक इज इक्वल टू, है ना। तो अभी अभी मैं बताया आपको कि 3.2616 जो होता है लाइट ईयर, इसको कहते हैं 1 पार्सेक, मतलब 1 पार्सेक में इतना डिस्टेंस होता है आपका, है ना। अब फिर अगर मीटर में कहो तो अभी बताया था ना 3.1 × 10⁻15 मीटर, 15 था 16 था 16 था 16 मीटर। इसको कहते हैं कितना? 1 पार्सेक। एक बार चेक कर लेते हैं ना, 16 था मेरे विचार से, जहाँ तक मुझे याद है, देख लेते हैं। 16, हाँ 16 है, देख लो। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 × 10⁻16 मीटर को ही 1 पार्सेक कहते हैं। अब फिर अगर लाइट ईयर में कहना हो तो 3.2616 लाइट ईयर को ही क्या कहते हैं? 1 पार्सेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। 6, हाँ, तो यहाँ समझ गए, ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1852 मीटर होता है। ये डायरेक्टली आप याद रख लो। 1852 मीटर को कहते हैं 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल का मतलब होता है एयर में, स्पेस में, या फिर आपका मरीन में। मरीन में मतलब समंदर वगैरह में जो दूरियां मापी जाती है उसको नॉटिकल माइल कहा जाता है। तो 1852 मीटर के बराबर 1 नॉटिकल माइल होता है। अब आगे देखते हैं फेदम। फेदम इज़ द यूनिट टू मेजर द, इसको डेप्थ ऑफ सी को मेज़र करते हैं हम लोग। फेदम के थ्रू डेप्थ ऑफ सी को मेज़र करते हैं, इसको ध्यान में रखोगे। और एक फेदम में कितने फीट होता है? 6 फीट। 6 फीट इज इक्वल टू 1 फेदम, ध्यान में रखना। फिर 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर में मैं अभी आपको क्या बताया था? 1 लाइट ईयर में एग्जैक्ट वैल्यू कितना बताया था? 9.46 × 10⁻15 मीटर बताया था, है ना, इतना बताया था। लेकिन 9.46 को देखो अप्रॉक्स कर लिया यहाँ पर, मतलब इसको ऑलमोस्ट 10 माना है। तो 10 मानोगे तो पावर में कितना आ जाएगा? 10 के पावर 16 मीटर, है ना। तो 10 के पावर 16 मीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। फिर यहाँ पर 11 नंबर में द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो मेजर करते हैं वो क्या करते हैं? देखो, मान लिया जाए कि कोई बॉडी है, एक मान लो कोई बॉडी है यहाँ पर, कोई किसी एक्सिस के थ्रू वो क्या कर रहा है? ये एक्सिस है, एक लाइन है, देखो एक लाइन है यहाँ एक्सिस, कोई बॉडी है यहाँ पर, इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस बॉडी के चारों तरफ, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं ना। तो इसका बीच जो डिस्टेंस है, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, तो उसका स्क्वायर और
उसका स्क्वायर होता है, मतलब मान लो कि ये आर है तो आर स्क्वायर, और इस बॉडी का मास जो होता है उसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पढ़ने से लगेगा कि अच्छा मास को मल्टीप्लाई कर दिया है एरिया में, ये एरिया में मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है यूनिट ऑफ स्ट्रेस, जो प्रेशर का होता है ये इसका भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डी नंबर ऑप्शन इसका भी आंसर करेक्ट है। स्ट्रेस में सिर्फ फ़र्क ये है कि फोर्स बाय एरिया जो होता है ये आपका प्रेशर भी होता है और स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस में फ़र्क ये है कि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होता है और वहाँ पर प्रेशर में एक्शन फोर्स होता है, ठीक है। फिर है द यूनिट ऑफ अंक्स मॉडुलस। अंक्स मॉडुलस का क्या होता है, जो स्ट्रेस का होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका बी नंबर में है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अंक्स मॉडुलस आता कहाँ है, अंक्स मॉडुलस आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर में। तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, ऐसा एक लॉ है ना। उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी ये आपका सिंबल हटता है तो इक्वल का साइन लगता है और वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ई, इसी को कहते हैं अंक्स मॉडुलस। तो ये स्ट्रेस हो गया, है ना, और यहाँ पर स्ट्रेन हो गया। अब देखो अंक्स मॉडुलस को यहाँ रखेंगे तो स्ट्रेन यहाँ पर आएगा, स्ट्रेन आ गया, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इसका क्या हो गया फॉर्मूला अंक्स मॉडुलस का। अब स्ट्रेस का बताया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया और इसी का अंक्स मॉडुलस का ही इसका क्या है यूनिट है। क्योंकि सर स्ट्रेन कहाँ गया, तो देखो स्ट्रेन आपका यूनिटलेस होता है। क्यों स्ट्रेन इसलिए यूनिटलेस होता है क्योंकि स्ट्रेन का मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब कोई वायर है, मान लो 1 मीटर वायर है, इसको आप खींच दिए हो तो इसकी लंबाई बढ़ गई है थोड़ी सी, तो जितनी लंबाई बढ़ी है उसको डिवाइड करते हो इसके ओरिजिनल लेंथ में, तो उसको ही कहा जाता है स्ट्रेन, खिंचाव, जिसको हिंदी में कहते हैं खिंचाव, है ना। तो ये ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये कट जाएगा, तो ये तो यूनिटलेस हो गया। तो इस तरीके से अंक्स मॉडुलस आता है और अंक्स मॉडुलस का होता है फार्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन भी कह सकते हो, और कहाँ से आया ये भी बता दिया, है ना। एक लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और इसका यूनिट भी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, जो कि आपका प्रेशर का भी होता है और यही आपका स्ट्रेस का भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, अभी बताया था, है ना। गैस कांस्टेंट आर जो है वो कितना होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। ये होता है आपका जूल पर केल्विन पर मोल यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट कहाँ से आता है, गैस लॉ से आता है, आइडियल गैस लॉ से, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल होता है इसका। एक बार ये देख लेते हैं कांस्टेंट आर, सी नंबर बताया 14 का, देख लो गैस कांस्टेंट कहीं दिख रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देख लो, जूल पर मोल पर केल्विन ये है ना, इसको ध्यान में रखोगे। 14 नंबर क्लियर यहाँ तक, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, जूल पर केल्विन पर मोल गैस कांस्टेंट का आपका यूनिट है। फिर है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या ये तो आपका फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा, कैंडेला, है ना, याद रखोगे बी। फिर है फर्मी इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग, तो फर्मी किसको मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं ना, फर्मी मीटर नहीं फर्मी, इसको फेम्टोमीटर कहते हैं। इसका पावर क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर को ही फर्मी कहा जाता है ना। मीटर आ गया तो फर्मी, फेम्टोमीटर कह लो या फिर फर्मी कह लो, बात बराबर है। तो लेंथ का ये क्या है यूनिट है। फिर आगे क्या है, रीडबर्ग इज यूनिट ऑफ, ये एनर्जी का होता है, ये डायरेक्टली याद रख लो, रीडबर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर आगे क्या है, द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, ये तो भाई अभी आपको बताया था, है ना, क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन का पावर 4, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे, पर केल्विन का पावर 4 बोला यानी कि केल्विन का पावर -4, पर बोला ना, पर मतलब क्या होता है 1 इज डिवाइडेड बाय समथिंग, है ना। तो ध्यान में रखोगे इस चीज़ को। स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू भी बता दिया, उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना, हो सकता है ये काम आ जाए आपके एग्जाम में। फिर देखिए वेरी लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट और ए स्टार फ्रॉम अर्थ कैन बी मेजर्ड बाय, तो ऑब्वियस सी बात है किससे मेजर करते हैं, पैरालेक्स मेथड से। इसको ध्यान में रखना कि जो भी लार्ज डिस्टेंस होता है, जो प्लेनेट को स्टार से बीच की दूरी निकाला जाता है या फिर अर्थ से स्टार के बीच की दूरी जो निकाला जाता है ना, वो किस मेथड से निकालते हैं, पैरालेक्स मेथड से। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर आपका लाइट ईयर इज, अब डेफिनेशन भी बता दिया था, क्या था कि
लाइट एमिटेड बाय सन इन 1 ईयर नहीं, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ नहीं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। फ्री स्पेस देख रहे हो, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, एक साल में जो लाइट ट्रेवल करता है वैक्यूम में फ्री स्पेस में उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो करेक्ट है ये सी नंबर ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड लेंथ अप टू, अच्छा कैन मेजर लेंथ अप टू 10⁻⁻5 मीटर। बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्फेरोमीटर से। स्फेरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को अप टू 10⁻⁻5 मीटर। चलिए अगला है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ। तो सबसे पहली बात कि टेम्परेचर भाई आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है ही नहीं, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको मेजर करते हैं हम केल्विन में। तो ये तो कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आंसर, है ना। फिर है द बिल ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, ये वॉटेज में होता है, वॉटेज बोलो या फिर वॉट बोलो एक ही बात है, जैसे वोल्ट को वोल्टेज कहते हैं उसी तरीके से वॉट को वॉटेज कहते हैं, है ना। तो द बिल ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉटेज। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम यूनिट, किसके किसके सेम यूनिट होते हैं, तो वर्क और एनर्जी दोनों के जूल होते हैं, है ना, दोनों के जूल होते हैं, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कहते हैं, तो जूल में मेजर किया जाता है, तो ये दोनों के सेम है, बाकी के सेम नहीं है ना। लीनियर एक्सेलरेशन का अलग होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर का होता है क्या आपका इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो सेम है नहीं, फिर ये दोनों का भी अलग होता है भाई, ठीक है। फिर ज़रा देखिए क्या है यहाँ पर, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब ये डेफिनेशन बेस्ड पूछ दिया आपसे, क्या पूछा देखिए कि द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात तो एक ही है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, टाइम से जो भी डिवाइड करते हैं उसको रेट ऑफ कहते हैं, चेंज ऑफ रेट ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह लो या फिर मोमेंटम पर यूनिट टाइम कह लो, दोनों का मतलब होता है फोर्स, है ना, फोर्स का डेफिनेशन होता है ये, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो तो उसमें ये आता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह लो या फिर मोमेंटम पर यूनिट टाइम कह लो, दोनों का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स को मेजर करने वाला यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव नॉट द सेम यूनिट, किसके किसके सेम यूनिट नहीं होते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कह लो, ये भी फोर्स है, अप थ्रस्ट का मतलब भी होता है ऊपर लगने वाला फोर्स, जैसे पानी में कोई मग आप डुबा रहे हो, उस मग के ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है बायोंसी फोर्स, जिसको अप थ्रस्ट कहते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कह लो या फिर अप थ्रस्ट कह लो या बायोंसी कह लो, सारे के सारे क्या हैं, फोर्स हैं, और फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, न्यूटन सब कुछ। फोर्स और वेट, वेट भी आपका क्या है, एक तरीके का फोर्स होता है। कैसे होता है फोर्स, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन ही आपका क्या कहलाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही आपका फोर्स कहलाता है, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसको वेट कहते हैं, है ना। वेट और मास में फ़र्क है, मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द बॉडी, उस बॉडी में कितना क्वांटिटी है उसको मास कहते हैं, लेकिन वेट आपका फोर्स होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। नॉट द सेम पूछा है तो आगे देखते हैं, वेट एंड मास, मास को केजी में मेजर करते हैं और वेट को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं ना, क्योंकि ये फोर्स एक तरीके का, तो इसका सेम यूनिट नहीं है। फिर है एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी के बारे में देख रहे थे हम लोग, है ना। तो क्या था, जी का था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 27 नंबर तक पहुँचे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 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 है ना, यही वाला है, देख लो यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए 27 नंबर आपका क्लियर है, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ए नंबर ऑप्शन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू। फिर आपका एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का भी हम लोग देख लिए, इसका फार्मूला याद है आपको, स्पेसिफिक हीट का क्या था, डेल्टा क्यू इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टेम्परेचर था, और यहाँ पर आपका मास था, मतलब 1 केजी मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट। तो हीट का आपका जूल होता है, चलिए जूल तो आना चाहिए, जूल तो तीनों ऑप्शन में है। फिर नीचे में आपका मास है, मतलब पर केजी पर केल्विन होना चाहिए, है ना, तो पर केजी पर केल्विन आपका सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में, और ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए 760 mm ऑफ Hg इज इक्विवेलेंट टू, ऑब्वियस सी बात है, 760 नहीं है, ये 76 है, तो निकाल सकते हैं भाई आराम से,
760 होता तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाता, लेकिन चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं कि 760 mm इज इक्वल टू 1 बार भी होता है, 1 एटमॉस्फेयर भी होता है, 1 एटमॉस्फेयर देख लो, है ना, 1 एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 76 बोला मतलब 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो 0.1 एटमॉस्फेयर मतलब बी नंबर ऑप्शन। समझे कि नहीं क्वेश्चन को? हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि 760 mm ऑफ Hg जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, लेकिन पूछा तो यहाँ पर 76 mm है, तो 76 mm में मतलब डिवाइड किया है 10 से, तो दोनों साइड 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 एटमॉस्फेयर, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। समझ गए? फिर 30th क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, ये डेसिबल में मेजर किया था, डीबी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, डीबी, है ना। तो डेसिबल इसका किसका यूनिट है? इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। किसी हॉस्पिटल एरिया में जाओगे तो वहाँ पर बोर्ड में दे रखा होता है कि भाई इससे ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, और वो देखोगे गौर से तो वहाँ डेसिबल में मेजर किया जाता है, मतलब इतना डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से 110 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और एनवायरनमेंट में जब पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो, नॉइज़ पॉल्यूशन, तो उसमें ये सब वैल्यू भी आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। तो उस लेवल का मैं पढ़ाऊँगा जब, तब आप देखोगे। तो 30 क्वेश्चन थे लेवल 1 में, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बार बार इसको देखोगे तो याद कर लोगे। देखो साइंस है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको याद करना होता है ना, और बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो है कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट भी आप तभी समझ पाओगे और याद रख पाओगे कॉन्सेप्ट को जब छोटे छोटे चीज़ आपको याद है। मान लिया जाए कि अभी एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि टेम्परेचर को किस डिराइव्ड यूनिट में मेजर किया जाता है, उसमें ऑप्शन भी दे रखा था, है ना। तो भाई वो तो डिराइव्ड यूनिट है, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी है ही नहीं, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी याद नहीं रखोगे तब तक वो वाला क्वेश्चन आपसे कैसे सॉल्व होता है ना। तो टेम्परेचर देख रहे हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर ही है। तो कहने का मतलब है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखोगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, और इतना ज़रूर है कि जितना भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे और भी चैप्टर जो साइंस से रिलेटेड है, इतना सफिशिएंट दे दूंगा कि उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मेरी गारंटी है, आप लिख लो इस चीज़ को। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो या फिर आप रेलवे की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, देखना लेवल 1 और लेवल 2 करके मैं जो दे रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि देखो इसमें भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि ये वाला चीज़ जो था, ये दोनों मुझे याद नहीं थे, ये दोनों मुझे याद नहीं थे, पहले मैं खुद ही याद किया, उसके बाद में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। इसमें मुझे सारे याद थे क्योंकि ये मेरे पुराने बुक से है कोई, तो उसी से मैं इसको ले रखा हूँ, तो ये सब मुझे याद था। बस इसमें से एक चीज़ याद नहीं था, ये भी पूरा याद था। इसमें 2-3 कांस्टेंट थे जो मुझे याद नहीं थे, जैसे कि मैं बता दूं स्टीफन कांस्टेंट मुझे याद नहीं था, बस इसका यूनिट याद था क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था पहले। तो ये वैल्यू मुझे याद हुआ, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो पहले मैं खुद याद करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। और आप भी कोशिश करो कि बार बार चीज़ों को पढ़ो, याद करो। और इसके PDF अगर आपको चाहिए तो आप जाना ऐप पे, जिसका लिंक मैं दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया हूँ कमेंट को, तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना, उस ऐप में आपको ये PDF आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे हम लोग, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।